हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर। देखिए, हम पढ़ रहे थे अपना हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है द क्लेम टू पैरामोंटेसी। इसका मतलब है सर्वोच्चता का दावा। ठीक है। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ये समझाया है कि ब्रिटिशर्स कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे इंडिया में आए थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए किस तरीके से यहाँ के टेरिटरीज को एनेक्स करना स्टार्ट किया। ठीक है। और स्टार्ट करते करते उन्होंने फिर क्या किया, बंगाल के ऊपर अपना कब्जा किया। फिर धीरे धीरे ऐसे उन्होंने बाकी सबसे लड़ाई स्टार्ट करी, जितने भी शासक थे। जैसे कि आपने टीपू सुल्तान से पढ़ा, मराठाओं के बारे में पढ़ा कि उन्होंने उन सबसे लड़ाई की और फिर जीत गए। और जीतने के बाद जो उनके अंडर के एरिया थे, उन सभी पे अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे उनका एक नेक्स्ट टॉपिक, जो है द क्लेम टू पैरामोंटेसी, यानी सर्वोच्चता का दावा। देखिए, ये जो थी ना, ये एक अंग्रेजों की पॉलिसी थी, एक तरह की नीति थी जो वो लेकर आए थे। ठीक है। और ये नीति कौन लेकर आए थे? ये लेकर आए थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है। जो कि गवर्नर जनरल रहे हैं भारत में। कब से कब तक? 1813 से लेके 1823 तक। ठीक है। तो ध्यान रखिए, जो द क्लेम टू पैरामोंटेसी, जो पैरामोंटेसी की पॉलिसी थी, ये कौन लेकर आया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग ये नीति लेकर आए थे। आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि जो पैरामोंटेसी की पॉलिसी थी, ये किसके थ्रू लाई गई थी? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लॉर्ड हेस्टिंग लेकर आए थे, जो कि गवर्नर जनरल थे। 1813 से लेके 1823 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है। अब इस पॉलिसी में ऐसा क्या था? ठीक। तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कंपनी ने क्लेम किया था दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, कि जो उनकी अथॉरिटी है, ठीक है, जो उनकी अथॉरिटी है वो सबसे सुप्रीम है, वो पैरामाउंट है। पैरामाउंट सबसे ऊपर है। मतलब जो इंडियन शासक थे, ठीक है, जो भारतीय शासक थे, उनके पास जो पावर है वो कुछ भी नहीं है इनकी पावर के आगे। ठीक है। इनकी अथॉरिटी के आगे ये सबसे बड़ी पावर है, ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है। इनका कहना ये था। हैंड दिस पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंडियन स्टेट। लिखा है ना वही चीज जो मैंने आपको बोला कि इनकी पावर जो है वो इंडियन स्टेट्स के से भी ऊपर थी। ठीक है, ज्यादा थी। In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। और इन्हें लगता था कि अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें किसी भी राज्य को अपने कब्जे में लेना हो या कब्जे में करने की धमकी देनी हो, तो वो इनके हिसाब से गलत नहीं था। अगर ये किसी राज्य को अपने कब्जे में ले रहे हैं तो ये ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें अपना व्यापार फैलाना है और इनकी पावर जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी है, ये सुप्रीम है, इसलिए ये ऐसा कर सकते हैं। तो इन्होंने ये चीज का दावा किया था कि हमारी पावर जो है सबसे ज्यादा है और हमारी अथॉरिटी जो है वो सबसे सुप्रीम है। ठीक है। अब दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज। अब उन्होंने जो ये प्रोसेस लेकर आए, ठीक है, तो ये भी ऐसे नहीं हुआ कि सीधे तरीके से उन्होंने बोल दिया तो होता रहा। ठीक है। इन्होंने कहा कि हम पैरामाउंट है तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ ये पैरामाउंट है, ठीक है, सुप्रीम है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ है कि जब इन्होंने कोशिश करी इस पॉलिसी के चलते हुए कुछ राज्यों पर कंट्रोल करने की, तो उसमें से एक राज्य की यहाँ पे कहानी बताई हुई है आपको। when the British tried to annex the small state of कित्तूर in कर्नाटका टुडे। ठीक है। जब ब्रिटिशर्स ने ट्राई किया कि क्यों ना कित्तूर के ऊपर, जो कि कर्नाटक में है, उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए। छोटा सा वो है राज्य ये। ठीक है। उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करी। तो जो वहाँ की रानी थी चेन्नम्मा, ठीक है, जो वहाँ की रानी थी चेन्नम्मा, उन्होंने क्या करा, अपने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। क्योंकि भाई कोई भी राजा या रानी अपना राज्य ऐसे तो दे नहीं देंगे बिना उसके। ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। ठीक है। और 1824 में फिर अंग्रेजों ने क्या करा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और जब वो गिरफ्तार हो गई तो वो प्रिजनर बन गई थी। 1829 में प्रिजनर के तौर पर ही उनकी क्या हो गई, जेल में मृत्यु हो गई। ठीक है। मतलब उन्हें अंग्रेजों ने जो भी है जब कैद कर लिया था, उसके बाद 1824 में उन्हें कैद किया गया था और 1829 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, चेन्नम्मा के बाद क्या हुआ, जो ये आंदोलन चल रहा था कित्तूर में, तो ये आंदोलन जो है ना बंद नहीं हुआ था। इसको ना क्या हुआ था, एक उनके चौकीदार थे रायन्ना। ठीक है। एक चौकीदार थे रायन्ना। उन्होंने क्या करा था, इसको आंदोलन को बंद नहीं होने दिया था। ठीक है। वो कहाँ के थे, एक पुअर चौकीदार संगोली इन कित्तूर। कित्तूर के अंदर एक जगह थी संगोली, वहां के एक चौकीदार थे रायन्ना। उन्होंने क्या करा, ये जो आंदोलन चल रहा था
उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है, विद लेकिन जब ये आंदोलन उन्होंने आगे बढ़ाया तो उसके बाद क्या हुआ था, पुलिस जो ब्रिटिशर्स थी उन्होंने उनको भी पकड़ लिया था और 1830 में उनको हैंग्ड कर दिया था, यानी फांसी पे लटका दिया था, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि जो पैरामोंटेसी की पॉलिसी लेकर आए थे, इन्हें लगता था कि हम किसी भी राज्य को अपने कब्जे में कर सकते हैं या कब्जे में करने की धमकी भी दे सकते हैं, तो इनके हिसाब से ही गलत नहीं है। और इसी चीज के चलते इन्होंने क्या करा था, कित्तूर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ, कित्तूर मिला तो इन्हें, लेकिन ऐसे जैसे इन्होंने पॉलिसी लाए थे उस पॉलिसी के थ्रू भी इनको कोई सीधे तरीके से कोई चीज प्राप्त नहीं हुई, या कोई भी राज्य इनको सीधे तरीके से एनेक्स नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये तो थी कित्तूर की कहानी। कित्तूर की रानी कौन थी, चेन्नम्मा, और उन्हें 1824 में अरेस्ट किया गया था और 1829 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर उनके बाद उनके एक चौकीदार थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा था, इस आंदोलन को आगे बढ़ा के रखा था, चलाए रखा था। फिर बाद में ब्रिटिश ने उन्हें भी पकड़ लिया था 1830 में और उसके बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया था, ठीक है। अब देखिए, इन द लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। देखिए 1830 के आसपास तक क्या हुआ था, जो रशिया थे, ठीक है, उसकी पावर ना बहुत ज्यादा फैलती जा रही थी, बहुत एक्सपेंड होती जा रही थी, ठीक है। जब उसकी पावर फैलती जा रही थी तो ब्रिटिश कंपनी जो थी उनको ना इस चीज का डर लग गया था कि कहीं ये रूस वाले जो हैं पूरे एशिया में फैलकर पूरे एशिया में ना फैल जाएं, ठीक है, और एशिया में फैलकर फिर ये भारत में ना आ जाए, ठीक है, कहाँ से, उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। मतलब उन्हें लगता था कि जैसे जैसे रशिया की पावर बढ़ती जा रही है, ऐसे अगर पावर बढ़ती रही तो कहीं ऐसा ना हो नॉर्थ वेस्ट से क्या हो, जो रशिया है वो भी इंडिया में एंटर कर जाए और इंडिया पे भी अपना कब्जा कर ले, ठीक है। अब इसी डर के चलते हुए द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। अब जब उनको ये डर रहा लगने लगा कि रशिया कहीं इस पे कंट्रोल ना कर ले, तो इन्होंने अपने इस डर के चलते हुए क्या सोचा कि अब हम लोगों को ना नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे भी कंट्रोल कर लेना चाहिए अपना, ठीक है। दे फॉट अ प्रोलॉन्ग वार विद अफगानिस्तान। प्रोलॉन्ग का होता है लंबी लड़ाई, ठीक है। दे फॉट अ प्रोलॉन्ग वार विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, पहले उन्होंने अफगानिस्तान से एक लंबी लड़ाई लड़ी, कब से कब तक के बीच में, 1838 से लेके 1842 तक के बीच में, ठीक है। और उसके बाद अफगानिस्तान उनके कंट्रोल में आ गया, ठीक। सिंध, सिंध भी एक था उस टाइम पे, सिंध वॉज टेकन ओवर, बस सिंध को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया 1843 में। नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब। फिर उन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान हमारे कब्जे में आ गया है, सिंध भी हमारे कब्जे में आ गया है, तो क्यों ना अब पंजाब को भी अपने कब्जे में ले लिया जाए। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। लेकिन वहां पे उस टाइम उनके शासक कौन थे, महाराणा रंजीत सिंह थे, ठीक है। और रंजीत सिंह की डेथ के बाद, आफ्टर हिज डेथ इन 1839, टू प्रोलॉन्ग्ड वार फॉट विद द सिख किंगडम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब इनकी डेथ हो गई थी तो उसके वहां पे जो सिख राज्य के लोग थे, जो सिख थे, सिख किंगडम के लोग थे, उनके साथ क्या हुआ, अंग्रेजों की दो लंबी लंबी लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। और उस लड़ाई के बाद आखिरकार 1849 में, यानी 1849 में जो पंजाब था वो भी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब नॉर्थ वेस्ट पे वो कंट्रोल करने गए थे ब्रिटिशर्स अपना, तो उन्होंने सबसे पहले अफगानिस्तान से लड़ाई लड़ी, जो कि काफी लंबी लड़ाई रही उनके लिए। उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो सिंध था उसको अपने कब्जे में लिया, फिर पंजाब के को उन्होंने अपने कब्जे में लिया, ठीक है। लेकिन जब तक महाराणा रंजीत सिंह वहां पर थे तब तक कंपनी उसको कंट्रोल में नहीं कर पाई थी। लेकिन महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने क्या करा, जो सिख किंगडम के लोग थे उनसे दो लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपने कब्जे में पंजाब को ले लिया, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखिए जैसे एक पॉलिसी ये थी द क्लेम टू पैरामाउंटेसी, ऐसे ही ना अंग्रेजों के द्वारा लाई हुई ये एक और पॉलिसी थी, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे हिंदी में कहते हैं विलय नीति, ठीक है। इसका एक और नाम है हिंदी में कालातीत होने का सिद्धांत, ठीक है। कालातीत होना या फिर विलय नीति, ये सब इसी के नाम। अब देखिए ये पॉलिसी क्या थी, ये पॉलिसी मोस्टली आप लोगों ने सुनी होगी। देखिए ये पॉलिसी जो थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, जो कि गवर्नर जनरल थे भारत के, वो भी कब से कब तक, 1848 से लेके 1856 तक, ठीक है। अब देखिए
अब इन्होंने क्या करा कि जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय नीति। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई भी इंडियन रूलर, ठीक है, अपने पुत्र संतान को जन्म दिए बिना मर जाता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल की शादी हुई और शादी होने के बाद अगर उसका कोई बेटा नहीं है अपने रियल, ठीक है, नेचुरल सन नहीं है, उसका अपना खुद का बेटा नहीं है, तो क्या होगा, अगर उसके बेटे होने से पहले ही अगर उस किंग की मृत्यु हो जाती है, उस शासक की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जितना भी एरिया है वो कंपनी जो है अपने हिस्से में मिला लेगी, मतलब वो कंपनी का पार्ट बन जाएगा, फिर वो इनका पार्ट नहीं रहेगा। तो ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति। ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई शासक अपने पुत्र संतान को जन्म दिए बिना मर जाता है, यानी उसका कोई पुत्र नहीं होता, उसका कोई आगे उत्तराधिकारी नहीं होता, ठीक है, उत्तराधिकारी यानी जो उसके बाद राज्य को संभाल सके, ऐसा कोई पुत्र नहीं है उसका, तो क्या होगा, उसका जो शासन, उसका जो राज्य होगा वो कंपनी क्या करेगी, अपने अपने अंडर में ले लेगी, उसको अपने पार्ट में मिला लेगी, फिर उस राज्य पर उस राजा की फैमिली का कोई अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है। इसी पॉलिसी के चलते हुए कंपनी ने बहुत सारे पार्ट्स को एनेक्स किए, जैसे कि सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। झांसी की रानी की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, ठीक है, इसी चीज के लिए झांसी की रानी ने उनसे लड़ाई भी करी थी, क्योंकि झांसी की रानी का कोई अपना बेटा नहीं था, उन्होंने गोद लिया था बेटे को एक, ठीक है, तो गोद लिए हुए बेटे को जो कंपनी थी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था मानने से, इस वजह से झांसी की रानी ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई करी थी, लेकिन उनका अपना एंड में वो मारी गई थी, जिसकी वजह से क्या होता है, झांसी बाद में उनके कंट्रोल में चला गया था। झांसी की रानी के बारे में आपको 5th चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने जब ये नीति निकाली तो उसके चलते उन्होंने ये सभी जो राज्य हैं उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। फाइनली इन 1856 द कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध। 1856 में अब कंपनी ने अवध को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया। देखिए, हमने पढ़ा था सब्सिडरी अलायंस, आपको याद होगा, तो सब्सिडरी अलायंस में मैंने आपको बताया था कि जो शासक थे, जब वो क्या करना फोर्सेस जो उनको मिलती थी, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, जब वो उसकी पेमेंट करना चूक गए थे, तो क्या हुआ था, अवध का कुछ पार्ट या आधा अवध जो है ना वो अंग्रेजों के कब्जे में पहले ही जा चुका था, ठीक है। अब जब आधा अवध कब्जे में जा चुका था तो फाइनली फिर 1856 में क्या करा, कंपनी ने अवध को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। अब उसके लिए उन्होंने रीजन क्या दिया, ठीक है, उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा बेतुका सा रीजन दिया, कि उन्होंने कहा कि देखिए, आप सबका ध्यान रखना जो है ना वो हमारी ड्यूटी है, ठीक है, हमारा कर्तव्य है कि हम सब आपका ध्यान रखें। इस और जो अवध के शासक है ना आपके, वो शासक अच्छे नहीं है, वो आपके राज्य को सही से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपके शासक को यहाँ से हटा रहे हैं और अवध को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, जिसमें कि कोई सच्चाई नहीं थी। अवध के जो शासक थे वो लोगों को बहुत पसंद थे, ठीक है, और लोग उनको इनकी रेस्पेक्ट भी करते थे, लेकिन जो कंपनी थी उन्होंने ये बेतुका सा रीजन दिया इस चीज के लिए कि आपके जो शासक हैं वो अच्छे नहीं है, इसलिए हम उन्हें हटा रहे हैं और अवध को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। तो समझ में आया आपको कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति क्या थी, यानी विलय नीति क्या थी, कि कोई भी शासक जब अपने पुत्र संतान को जन्म दिए बिना मर जाएगा, तो उसके जितने भी राज्य हो, उसका जितना भी राज्य होगा वो कंपनी अपने हिस्से में मिला लेगी, ठीक है। तो ये तो था कि आपने पढ़ा एनेक्सेशन कैसे हुआ, हर एक राज्य का किस तरीके से कंपनी ने अलग अलग राज्यों को अलग अलग नीति के थ्रू अपने कंट्रोल में लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेटिंग ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की, नए शासन की स्थापना, ठीक है, कि जो नया शासन आया जो अंग्रेजों के थ्रू आया था, अंग्रेजों के बाद वो किस तरीके का था, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग थे जो गवर्नर जनरल थे, वो कब से कब तक थे, 1773 टू 1785 तक के, ठीक है, was one of the many important figure who played a significant role in the expansion of company power। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे, 1773 से लेकर 1785 तक वो रहे थे, ठीक है, और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था कंपनी की पावर को बढ़ाने में, ठीक है। बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट आल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया,
चलता गया आगे। कंपनी ने अपनी पावर को केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि बॉम्बे और मद्रास, जो कि मुंबई बन गया है, और अब जो मद्रास है वो चेन्नई बन गया है, ठीक है, इसमें भी अपनी पावर जमा ली थी। ब्रिटिश टेरिटरीज वर broadly divided into administrative units called प्रेसिडेंसी। देखिए जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी, ठीक है, वो क्या थी, वो ना अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में बटी हुई थी, ठीक है, अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों, मतलब उनके प्रशासन की इकाइयां जो थी वो अलग अलग थी, ठीक है, और इन प्रशासनिक इकाइयों जो थी, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, इन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था, ठीक है। उस टाइम पे तीन ही प्रेसिडेंसी थी। पहली थी बंगाल, यानी बंगाल, दूसरी है मद्रास या और तीसरी थी बम्बई, ठीक है। इन तीन प्रेसिडेंसीज में क्या था, ये लोग वहां से गवर्न करते थे, और इन हर एक प्रेसिडेंसी का क्या होता था, इनका जो शासक होता था, जो रूलर होता था, वो कौन होता था, गवर्नर होता था, ठीक है। हर एक के पास, हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, और देखिए एक गवर्नर और उनसे ऊपर होता था गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासनिक सुधार किए, इन्होंने कई सारे सुधार भी किए थे, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टैब्लिश्ड। देखिए 1772 में न्याय प्रक्रिया का ना, न्याय देने का लोगों को एक अलग नया तरीका है, नया सिस्टम आया, ठीक है। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव टू कोर्ट, और क्या होने लगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में ना दो तरीके के कोर्ट होने लग गए थे। एक क्रिमिनल कोर्ट, जिसे हम हिंदी में फौजदारी अदालत कहते हैं, और एक सिविल कोर्ट, जिसे हम दीवानी अदालत कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग जब आए थे, ठीक है, तो उन्होंने उसके बाद क्या किए थे, कई सारे सुधार किए थे इस चीज में, ठीक। और कई सारे सुधार करने के लिए उन्होंने क्या करता, एक नया सिस्टम लेकर आए थे जस्टिस का, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या करा, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो तरीके के कोर्ट बनाए, जिसमें एक था क्रिमिनल कोर्ट, एक था सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को हिंदी में कहते हैं फौजदारी अदालत, और कहते हैं दीवानी अदालत। ये अभी भी हमारे यहाँ पर इसी तरीके से ही चलता है, ठीक है। अभी भी जो हमारे पास कोर्ट्स है ना इंडिया में, वो इसी तरीके से ही है, फौजदारी और दीवानी, ठीक है। अब मौलवीज एंड हिंदूज पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रेसाइड ओवर सिविल कोर्ट्स। देखिए जो हिंदू पंडित थे और जो मौलवीज थे, उन्होंने क्या करा था, जो यहाँ के नियम कानून है, अब उन्हें तो नहीं पता था ना यहाँ के कानून कैसे हैं, तो उन्होंने क्या करा था, भारतीय कानून की व्याख्या करी थी उन लोगों के आगे। किन के आगे, यूरोपियन जिला कलेक्टर जो होते थे उनके आगे, ठीक है। क्योंकि ये जो अदालत थी जिला कलेक्टर के हाथ में थी, ठीक है। अब क्या हुआ, जो फौजदारी अदालत थी उसमें क्या था, काजी और मुफ्ती हुआ करते थे। काजी और मुफ्ती कौन होते हैं, देखिए काजी का मतलब होता है एक जज, और मुफ्ती का मतलब होता है एक वकील की तरह से, जो क्या करता था, जो मुस्लिम लॉ होते थे, जो मुस्लिम न्याय के लिए जो भी कानून होते थे, मुस्लिम कानून होते थे, उनको इन काजी के आगे ना वो क्या करते थे, उनकी व्याख्या करते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है, काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसला सुनाते हैं। जैसे कि वकील होते हैं ना, वकील क्या करते हैं, पूरे केस को पूरा जज के आगे एक्सप्लेन करते हैं, फिर जज जो होते हैं उसी के आधार पर क्या करते हैं, फैसला सुनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो फौजदारी अदालत थी उसमें काजी और मुफ्ती हुआ करते थे, इन्हें इंग्लिश में भी आप काजी और मुफ्ती ही कहेंगे, ठीक है। अब ये जो कोर्ट्स थे, ये क्या थे, ये फौजदारी अदालत जो थी, ठीक, ये कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, ठीक है। और जो दीवानी अदालत थी उसका इससे कोई भी मतलब नहीं होता था, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो हिंदू पंडित थे और जो मौलवीज थे, उन्होंने क्या करा था, जितने भी भारतीय कानून थे उनकी व्याख्या जिला कलेक्टर, यूरोपियन जिला कलेक्टर के आगे की थी, ठीक है, जो कि कहाँ बैठा करते थे, सिविल कोर्ट में, ठीक है, जिसे हम दीवानी अदालत कहते हैं। और जो क्रिमिनल कोर्ट थी वहां पर कौन हुआ करते थे, काजी और मुफ्ती हुआ करते थे, लेकिन वो लोग जो काम करते थे उसके ऊपर निगरानी कौन रखते थे, कलेक्टर ही रखते थे, ठीक है। अब आते हैं हम, देखिए जब इन्होंने क्या करा कि इंडियन पंडित जो थे और मौलवी जो थे उनको जब बुलाया कानून की व्याख्या करने के लिए, तो उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आई। अ मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण पंडित gave different interpretation of local laws based on different school of धर्मशास्त्र। अब अलग अलग राज्य क्या होता था कि उन्होंने जितने भी पंडितों को बुलाया, ठीक है, अब जितने भी पंडितों को जब उन्होंने बुलाया, तो हर एक पंडित जो होता है वो हर एक अलग अलग तरीके से अलग अलग कानूनों की व्याख्या कर रहा था,
ठीक है। उसका रीजन क्या था कि देखिए जो अलग अलग पंडित थे उन्होंने अलग अलग धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशन ली थी, इसलिए वो क्या कर रहे थे, अलग अलग तरीके से कानून की व्याख्या कर रहे थे। ठीक है। अब इस चीज से क्या हो रहा था, यूरोपियन जो थे इनको तो दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि किसकी बात माने और किसकी बात ना माने। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए उन्होंने 1775 में क्या करा, सिर्फ 11 पंडितों को बुलाया। ठीक है। और 11 पंडितों को कहा कि वर 11 पंडित वर आस्क्ड टू कंपाइल ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ। उन्होंने 11 पंडितों को बुलाया और उनसे कहा कि आप क्या करें, भारतीय कानूनों का एक संकल्प, एक संकलन तैयार करके उन्हें दे दें। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जो इन्होंने दिया, 11 पंडितों ने जो दिया तैयार करके एक तरीके से पूरे कानून का, उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने करी, एनबी हॉलैंड ने। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसी तरीके से उन्होंने 1778 में मुस्लिम कानूनों की भी एक वो कंपाइलेशन करवा लिया, तैयार करवा लिया उसको, और उसको भी ट्रांसलेट करा के फिर उनको पंडितों के और मौलवियों की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने पंडितों के सहारे जो हिंदू कानून था उसको समझ लिया था, और मुस्लिमों ने जो दिया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुस्लिम कानून को समझ लिया था। फिर 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है, उसके बाद एक अपील कोर्ट की भी स्थापना की गई, जो कहाँ पर था, जिसका नाम था द सदर निजामत अदालत। ठीक है। जो कहाँ पे सेटअप किया गया, कोलकाता में। ध्यान रखिएगा, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है। और एक अपील कोर्ट की भी स्थापना की गई, जिसका नाम था द सदर निजामत अदालत, जो कि कहाँ पर था, कैलकाटा में। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि ये जो है कि कानून का सिस्टम वो किस तरीके से लेके आए, दो अदालत लेके आए, फौजदारी और दीवानी। फौजदारी अदालत जो थी उसमें काजी मुफ्ती हुआ करते थे, और जो दीवानी अदालत थी वो यूरोपियन जिला कलेक्टर यानी यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे उनके पोस्ट पे बैठा करते थे। ठीक है। जो दीवानी कोर्ट, जो फौजदारी कोर्ट था उनको दीवानी से कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन जो फौजदारी कोर्ट काम करती थी उसमें निगरानी कौन रखते थे, कलेक्टर रखा करते थे। अब उन्होंने क्या करा, इंडियन कानून को समझने के लिए पंडितों को बुलाया, मौलवी को बुलाया, और उनसे एक लॉस का कंपाइलेशन करवाया। करवाने के बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा, ताकि वो लोग उसको अच्छे से समझ सकें और लोगों को अच्छे से जस्टिस दे सके, न्याय दे सके। फिर 1773 में क्या हुआ, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, और एक अपील कोर्ट की स्थापना की कलकत्ता में। ठीक है। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज ए कलेक्टर। ठीक है। अब क्या था कि जो भारतीय जिले में कलेक्टर होते थे, ठीक है, उनका ना औहदा सबसे ज्यादा बड़ा होता था। ठीक है। अब इन कलेक्टर्स का काम क्या होता था, देखिए कलेक्टर का मतलब होता है कलेक्ट करने वाला। ठीक है। इन कलेक्टर का काम हुआ करता था कि वो क्या करेंगे, रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। ठीक है। लगान यानी लगान इकट्ठा कर, इनको काम होता था लगान को इकट्ठा करना, कर को इकट्ठा करना, और पुलिस और जज की सहायता से, ठीक है, पुलिस और जज की सहायता से क्या करना, लॉ को मेंटेन करके रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, कि लोग जो हैं जिले के अंदर क्या करें, कानून का पालन करें। ठीक है। तो ध्यान रखिए कलेक्टर जो होते थे उनका सबसे मेन ओहदा हुआ करता था। ठीक है। और उनका काम क्या होता था, टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस, लगान को और कर को इकट्ठा करना, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। किसकी सहायता से, जजेस की सहायता से, पुलिस की सहायता से, या फिर दरोगा। ठीक है। इनकी सहायता से ये लोग क्या करते थे, जिले में ध्यान रखते थे कि लोग कानून का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि हमने न्यू सिस्टम पढ़ा, किस तरीके से इंडिया के अंदर एक न्यू सिस्टम आया जस्टिस का। ठीक है। कि न्याय प्रक्रिया के लिए वो एक अलग सिस्टम लेकर आए। अब बात करते हैं ना कंपनीज आर्मी, कंपनी की आर्मी के बारे में। ठीक है। देखिए, colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military स्ट्रेंथ। ठीक है। देखिए, कंपनी के साथ साथ जब भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, देखिए अब क्या था,
हमारी कंट्री जो थी कॉलोनियल कंट्री थी, औपनिवेशिक कंट्री बन गई थी क्योंकि इस पे हमारे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था कॉलोनियल क्या होता है, कॉलोनाइजेशन क्या होता है, कि जब एक देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लेता है और उस कब्जे की वजह से उस देश के अंदर सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन आते हैं, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन आते हैं, तो उसे बोलते हैं कॉलोनाइजेशन। और हमारा इंडिया जो था एक कॉलोनियल कंट्री थी क्योंकि उस पर ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया था। ठीक है। अब क्या हुआ, जब जैसे जैसे कंपनी भारत में आई, तो कंपनी के आने के बाद भारत के जो शासन की व्यवस्था थी या शासन की प्रक्रिया थी, उसमें कुछ नए आइडियाज भी आए और कुछ सुधार भी आए। ठीक है। लेकिन उनकी असली सत्ता किसमें, उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। लेकिन जब क्या हुआ कि जब कंपनी आई, तो देखिए ध्यान रखिएगा, किसी भी देश की जो पावर है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसकी मिलिट्री के ऊपर, मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर। क्योंकि अगर जिस देश के पास जितनी अच्छी मिलिट्री स्ट्रेंथ होगी, उस देश की पावर उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है। तो जो कंपनी थी जब वो यहाँ पर आई, तो लेकिन उनकी पावर किसके ऊपर डिपेंड थी, मिलिट्री के। द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज ऑफ कैवलरी। ठीक है। जो मुगल आर्मी हुआ करती थी, जब मुगल्स थे और मुगल आर्मी हुआ करती थी, तो वो उसमें क्या होते थे, कैवलरी, कैवलरी किन्हें बोलते हैं, सवार को, यानी घुड़सवार जो होते थे। ठीक है। जो मुगल आर्मी बनी हुई थी वो कैवलरी से बनी हुई थी, और दूसरा इसमें आपको वर्ड मिलेगा एक इन्फेंट्री। ठीक है। और इन्फेंट्री से बनी हुई थी। कैवलरी और इन्फेंट्री क्या होते हैं, आप ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए कैवलरी होते हैं घुड़सवार, ठीक है, जो घोड़े के कमर पे बैठ के क्या करते हैं, युद्ध वगैरह लड़ते हैं। ठीक है। और इन्फेंट्री होती है पैदल चलने वाली सेना। ठीक है। अब जो मुगल सेना थी उसके अंदर ना इसी तरीके के सोल्जर्स मिला करते थे। एक तो कैवलरी हुआ करते थे यानी घुड़सवार हुआ करते थे, और दूसरे हुआ करते थे इन्फेंट्री यानी पैदल चलने वाली सैनिक। पैदल चलने वाले सैनिकों को किस चीज की ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें ना तलवारबाजी की और तीरंदाजी की, यानी तीर चलाने के लिए और तलवारबाजी करने के लिए इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है। अब क्या होता था, ठीक है, और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। देखिए जब मुगल साम्राज्य था तो मोस्टली वो घुड़सवार पे ज्यादा ध्यान दिया करते थे और उन्हें पैदल सेना की जरूरत कम महसूस हुआ करती थी। ठीक है। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराया करते थे। अब देखिए जब मुगल्स थे, तो मुगल्स को जब भी जैसे सैनिकों की जरूरत पड़ती थी, तो क्या होता था, जो जमींदार वगैरह होते थे वो क्या करते थे, मुगलों को ना पैदल चलने वाली सेना के लिए सिपाही आदि प्रोवाइड कर दिया करते थे। कि अगर आपको सिपाही, जैसे सिपाही चाहिए हो अगर मुगल सेना को, तो जो जमींदार वगैरह होते थे वो क्या करते थे, उनको पैदल चलने वाले सिपाही प्रोवाइड कर दिया करते थे। ठीक है। A change occurred in the 18th century when the Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their army and training them as professional soldier सोल्जर्स। ठीक है। अब देखिए 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों ने क्या करा, किसानों को भर्ती कर लिया। ठीक है। क्या रिक्रूटमेंट का होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना। जब उन्होंने उन्हें भर्ती कर लिया और भर्ती करने के बाद उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी जाने लगी। ठीक है। तो क्या हुआ, इससे ना जो तरीका था या जो उस टाइम का एटमोसफेयर था वो थोड़ा सा बदलने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उन्होंने भी यही तरीका अपनाया। देखिए उन्होंने हमारे ही तरीके को फॉलो किया, बस थोड़े डिफरेंट तरीके से। ठीक है। तो जैसे जैसे अवध और बनारस की राज्यों ने क्या किया था, किसानों को भर्ती किया, फिर उन्हें ट्रेनिंग दी ताकि वो एक अच्छे सोल्जर बन जाए। तो यही तरीका जो था ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनाना शुरू किया। और उन्होंने क्या करा, जिनको अपनाया, और अंग्रेज अपनी सेना को क्या कहने लगे थे, सिपॉय, जो कि हिंदी का वर्ड है सिपाही, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्मी। उसके लिए उन्होंने लोगों की भर्ती करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उन्होंने अपनी आर्मी जो थी वो तैयार करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। सिपाही के लिए उन्होंने लोगों की भर्ती करना स्टार्ट किया। as was as warfare technology changed from the 1820, the cavalry requirements of the company's army declined। अब देखिए जैसे जैसे युद्ध करने के तरीके चेंज होते गए, ठीक है, तो कंपनी को ना घुड़सवारों की जरूरत नहीं हुई, कम होती थी, मतलब कंपनी को घुड़सवार की जरूरत बहुत कम होती थी। इसके पीछे का रीजन क्या था, ठीक है, तो देखिए घुड़सवार जो होते थे वो घोड़े की कमर पे बैठ के लड़ाई करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश का
किससे, बर्मा से, अफगानिस्तान से और मिस्र से, यानी इजिप्ट से लड़ाई चल रही थी। तो वहां पर ना सिपाहियों को मस्केट और मैचलॉक, ये अलग अलग तरह के दो वेपन्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करना होता था, ठीक है, युद्ध लड़ने के लिए। तो क्या हुआ कि जो घोड़े पे बैठने वाले घुड़सवार होते हैं उनकी आवश्यकता उन्हें ज्यादा नहीं पड़ती, तो उन्हें ऐसे सोल्जर चाहिए होते थे जो इन दो वेपन्स का अच्छे से इस्तेमाल कर सके, ना कि बेशक उन्हें घुड़सवारी आती हो चाहे ना आती हो, ठीक है। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। अब 19वीं सदी के आते आते उन्होंने क्या करा, एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर को लेकर आए। यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर मीन्स उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी सेना को एक यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वाले मेथड से रखना स्टार्ट करें, यानी यूनिफॉर्म दें उनको ताकि वो यूनिफॉर्म से पहचाने जा सके कि ये ब्रिटिश की सेना के लोग हैं, ठीक है। और फिर उनको क्या किया गया, यूनिफॉर्म दी गई, उनको उसी तरीके से ट्रेनिंग दी गई जिस तरीके से ब्रिटिशर्स चाहते थे, ठीक है। और फिर उनको इस तरीके से आगे आगे सिखाया जाने लगा कि किस तरीके से जो यूरोपियन स्टाइल है, यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दी गई उन्हें, ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फॉर मोर फार मोर देन बिफोर, जो कि उनकी लाइफ जैसी पहले थी वैसी अब नहीं रही थी, उन्हें यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग आदि दी जाने लगी, ठीक है। अब क्या हुआ था कि कई बार क्या हुआ था, जो अंग्रेज थे वो जब इन लोगों को इस तरीके से ट्रेनिंग देते थे यूरोपियन स्टाइल में, तो यहाँ पे जिन लोगों को उन्होंने भर्ती किया था कई बार ना ये उनकी कास्ट के कास्ट के लिए कह लो या उनके रिलीजन या उनके धर्म के अकॉर्डिंग ना गलत था, जिस तरीके से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी या जो भी उनसे करवाया जाता था, तो उनको लगता था कि ये उनके कास्ट के अनुसार या ये उनके रिलीजन या धर्म के अनुसार जो है गलत है, जिसकी वजह से कई बार क्या हुआ था, इसी चीज के चलते ना 1857 का रिवॉल्ट भी हुआ था, 1857 का रिवॉल्ट भी हुआ था, जो आप 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। वो मेन इसी वजह से ही हुआ था क्योंकि जो सोल्जर्स थे उन्हें कुछ ऐसे वेपन्स यूज करने को कहा गया था जो उन्हें लगता था कि उनके धर्म के अनुसार गलत है, ठीक है, और वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तो हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर में। अभी आप बस इतना समझिए कि किस तरीके से उन्होंने अपनी सेना को बढ़ाया और कैसे उसमें यूनिफॉर्म मेथड वो लेकर आए, ठीक है। अब हम इसके कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं, निष्कर्ष के बारे में कि फाइनली इस चैप्टर का जो निष्कर्ष है वो क्या निकलता है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। देखिए, इस चैप्टर का जो नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी वो गलत नहीं है, सही है, क्योंकि वो ट्रेड करने आए थे फिर वो टेरिटरी में कन्वर्ट होते चले गए, ठीक है। अब द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी ऑल्सो एडेड द दिस प्रोसेस। अब देखिए क्या होता था, पहले जब ब्रिटिशर्स यहाँ आते थे ना तो उन्हें 6 से 8 महीने लगते थे, ठीक है, यहाँ पर आने के लिए। लेकिन जब स्टीम टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, स्टीम टेक्नोलॉजी आई तो उसके बाद जो ये समय था ना वो केवल 3 to 4 वीक का रह गया था, 3 to 4 वीक, यानी वो 1 महीने के अंदर ही आ सकते थे। तो ये जो स्टीम टेक्नोलॉजी आई इसकी वजह से और इनको सबसे ज्यादा मदद मिली अपना व्यापार फैलाने में। दूसरी बात क्या था कि वहां से ये लोग जल्दी जल्दी आते गए, अपनी सेना वगैरह जो भी इन्हें हेल्प चाहिए थी वो इजिली इंग्लैंड से इन्हें मिलती रही, ठीक है। अब क्या होता था, वो पहले 6 से 8 महीने लगते थे उनको आने में, अब कितने दिन लगते थे, सिर्फ 3 to 4 वीक। बाय द 18th-15th century द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 60% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखिए 1857 के आते आते जो कंपनी थी उन्होंने 63% टेरिटरीज पर, अब यानी 63% राज्यों पर अपना शासन जमा लिया था, और पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए तो 78% लोगों को उन्होंने अपने कब्जों में ले लिया था, ठीक है। तो ये तो हमारे इस चैप्टर के निष्कर्ष के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि जब स्टीम टेक्नोलॉजी आई तो स्टीम टेक्नोलॉजी ने उनकी सबसे ज्यादा मदद करी अपने आप को, जो ब्रिटिशर्स थे उनको यहाँ से वहां जाने में, और दूसरा उनको अपना व्यापार फैलाने में, और यहाँ पर और एनेक्सेशन का प्रोसेस आपने उनका पढ़ ही लिया कि किस तरीके से वो अलग अलग नीति लाते गए, और नीतियों के सहारे उन्होंने क्या करा, यहाँ पर कंट्रोल अपना स्टैब्लिश कर लिया। चलिए, ये चैप्टर आपका इसी के साथ खत्म होता है। प्लीज आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि इस चैप्टर की हर एक लाइन में एक ना एक क्वेश्चन है ऐसा जो आपसे 1 मार्क में भी पूछे जा सकते हैं, और कई बार आपको 1 मार्क के भी कई सारे क्वेश्चन कंबाइन करके दे दिए जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में, और फिर पूछे जाते हैं। अगर आपको
चैप्टर अच्छे से पता होगा तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर अच्छे से दे पाएंगे। तो आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।